बायोमोलिक्यूल्स मैंने आप लोगों को बता दिया व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं। द फर्स्ट वन वी हैव माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड सेकेंड वन वी हैव मैक्रो माइक्रोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमको कम अमाउंट, माइक्रो मतलब कम, मैक्रो मतलब ज्यादा, तो जो हमको कितनी अमाउंट में मिलते हैं या हमारी बॉडी में पाए जाते हैं 18 से 800 डाल्टन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बोलते हैं माइक्रो, और मैक्रो में मोर देन 1000 डाल्टन। अब माइक्रो के अंदर जैसे कि एग्जांपल ले लो आपके अमाइनो एसिड या फिर आपके कार्बोहाइड्रेट, ये माइक्रो में आएंगे। और मैक्रो के अंदर आएगा जैसे कि आपका प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब हमारे किसके अंदर आता है, मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर आता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है वो ये बनता है कि माइक्रोमोलिक्यूल कितने अमाउंट में रिक्वायर्ड, 18 से 800, मैक्रो मोर देन 1000 आता है। एक और क्वेश्चन, लिपिड। लिपिड क्या है, लिपिड इज अ माइक्रोमोलिक्यूल। माइक्रो है या मैक्रो है? अच्छा, लिपिड से क्या बनता है, फैट बनता है, नहीं बनता है? लिपिड इज ऑल्सो नोन एज फैट, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से मिलकर बनाता है। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी भाई क्या है लिपिड को लेके, कि लिपिड जो होता है ना वो उसका जो अमाउंट होता है, अमाउंट है लेस देन 800 डाल्टन, लेकिन स्टिल हमने इसको किस में रख दिया है, मैक्रोमोलिक्यूल में रख दिया है। 800 डाल्टन से कम अमाउंट है, लेकिन फिर भी हमने इसको रख दिया किसमें, मैक्रो के अंदर। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है बिकॉज एग्रीगेट्स बनाता है। एग्जैक्टली, लिपिड फाउंड इन रिटेंटेड फॉर्म में पाया जाता है। अभी रिटेंटेड क्या होता है वो भी बताओ। रिटेंटेड फॉर्म में पाया जाता है बिकॉज इट फॉर्म्स नॉन सॉल्युबल वेसिकल्स। नॉन सॉल्युबल वेसिकल्स का ये फॉर्मेशन करता है। अभी रिटेंटेड क्या होता है इसको समझ लो। अब ये क्या है कि भाई हमने बायोमोलिक्यूल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, माइक्रो और मैक्रो। हमने किस बेसिस पे किया इनको, बेसिस मैं आपको बता रही हूँ। तो हमने क्या लिया, एक लिविंग टिश्यू लिया, ध्यान से समझना इस वाले प्रोसेस को। उस लिविंग टिश्यू को हमने सॉल्यूशन में डाल दिया Cl3CCOOH। कौन सा सॉल्यूशन है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो, बिकॉज CH3COOH इसका डेरिवेटिव है ना, तीनों हाइड्रोजन से टाके 3 क्लोरीन लगा रखे हैं, तो दिस इज ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो हमने लिविंग टिश्यू को लिया, उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर डाला। और लिविंग टिश्यू भी किसका लिया था हमने, लीवर का एक छोटा सा पार्ट लिया था, लीवर का छोटा सा पीस लिया। फिर इसको बहुत अच्छे से ना मॉर्टर कर दिया। मॉर्टर का मतलब समझते हैं, पीसना। अच्छे से इसको पीस लिया और इसकी एक थिक स्लरी बना लिया। स्लरी मतलब पेस्ट, किसी चीज को पीसेंगे पेस्ट ही तो बनेगा ना उससे, उसका पेस्ट बना लिया। और पेस्ट बनाने के बाद उसको फिल्टर कर दिया हमने, उसको हमने फिल्टर कर दिया। अब फिल्टर करके मेरे को क्या देखा, फिल्टर में दो चीजें होती है ना, एक तो जैसे हम चाय छानते हैं, तो नीचे अगर सपोज हमने ग्लास लगा रखे है, ऊपर चाय छानने लगा रखे है, नीचे सारा चाय वाला पार्ट आ जाएगा, जितनी भी टी लीव्स होंगे सारी की सारी ऊपर आ जाएंगी। यस मैम। तो ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, नॉन फिल्ट्रेट बोलेंगे या फिल्टरेट बोलेंगे, नॉन फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट। और जो नीचे आ गया वो फिल्टर होके आ गया, इस नीचे वाला फिल्ट्रेट। और जब हम वो चाय छानते हैं, देखो नीचे ऐसे ग्लास रखा हुआ है, ऊपर से चाय डाल रहे हो, तो जितने लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऊपर रह जाता है, सारा लिक्विड लिक्विड नीचे आ जाता है। तो नीचे जनरली कौन से मॉलिक्यूल आते हैं, माइक्रो साइज वाले ना, और जो मैक्रो साइज वाले हैं वो ऊपर रह जाएंगे। ऊपर जो पार्ट रह जाता है उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन फिल्ट्रेट, नॉन फिल्ट्रेट बोलेंगे ना, या फिर हम इसको रिटेंटेट बोल सकते हैं, जो बच गया है, या फिर वी कैन कॉल इट इनसॉल्युबल। अभी एसिड इनसॉल्युबल क्यों है,
क्योंकि हमने लिविंग टिश्यू को किसमें सॉल्युबल बनाया, एसिड के अंदर डिसॉल्व किया। अब जो चीज एसिड के अंदर सॉल्युबलाइज हो गई वो तो नीचे निकल गई, और जो सॉल्युबल नहीं हो पाई, डिसॉल्व नहीं हो पाई, वो ऊपर रह गई। तो एसिड इनसॉल्युबल भी तो इसको बोल सकता है ना। ऐसे ही इसको भी रिटेंटेट और एसिड सॉल्युबल बोल दें, सॉरी फिल्ट्रेट एंड एसिड सॉल्युबल, क्योंकि सॉल्युबलाइज हो गया एसिड में और नीचे ग्लास में निकल के आ गया। तो नीचे छोटे साइज वाले, तो नीचे हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल्स फिल्ट्रेट के फॉर्म में पाए गए उन सबको हमने बोल दिया बायो माइक्रोमोलिक्यूल। मॉलिक्यूल, और जितने भी ऊपर रह गए उनको हमने बोल दिया बायो मॉलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल। तो ये जो हमारे पास लिपिड था ना, ये लिपिड का जो वेट था वो 800 डाल्टन से कम था, लेकिन ये पाया कहाँ गया था, ये रिटेंटेट में पाया गया था। इसीलिए हमने इसको किसमें रखा, मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर रखा। आया समझ में? Yes. लिखना है ये वाला पार्ट सबको। एनसीईआरटी का जो स्टार्टिंग का फर्स्ट पेज है ना, सारा वही दे रखा है। हम लिख लिया। लिख लिया ना सबने? Yes. चलो, अब ये तो देखो हमने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग अलग किया। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं। अब अगर मेरे को इनऑर्गेनिक वाले देखने हैं तो मैंने फिर से क्या किया, फिर से लिविंग टिश्यू लिया, और लिविंग टिश्यू के को क्या किया, ड्राई कर दिया। ड्राई करने का मतलब है भाई उसके अंदर से सारा वाटर निकाल दिया। अब उसको ड्राई टिश्यू बोल देंगे ना। Yes, ma'am. फिर उस टिश्यू को मैंने बर्न कर दिया। अब बर्न किया मैंने, तो बर्न करने के बाद क्या होगा, बर्न करने पे क्या होता है, CO2 रिमूव आउट होता है नहीं होता है। जितना भी कार्बन कंपाउंड होगा इस टिश्यू के अंदर वो इन द फॉर्म ऑफ CO2 बाहर निकल जाएगा। यस मैम। जब हमने इसको बर्न किया तो इसमें क्या हो गया, रिमूव आउट हो गया कार्बन कंपाउंड। अब जो मेरे पास बच जाएगी वो क्या बचेगी, राख बचेगी, नहीं ऐश बच जाएगा। Yes. उसको जलाने के बाद ऐश बच जाएगा। फिर अब इस ऐश के ऑर्गेनिक सारा निकाल दिया, इस ऐश के अंदर क्या बचेगा, सिर्फ Inorganic. इनऑर्गेनिक कंपाउंड बचेगा। और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमको जैसे कि सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिले ये एसिड सॉल्युबल थे, नॉन एसिड थे, ये सारे के सारे हमें एसिड सॉल्युबल मिले। मतलब जब हमने इनको एसिड में सॉल्युबल करके देखा तो एसिड के अंदर सॉल्युबल हो गए, सबके सब फिल्ट्रेट की फॉर्म में मेरे को मिल गए थे। तो इसलिए बोलते हैं कि जो हमारा बायो माइक्रोमोलिक्यूल होता है और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो सारे के सारे क्या होता है, एसिड सॉल्युबल होते हैं। सिर्फ मैक्रोमोलिक्यूल एसिड इनसॉल्युबल। क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट सबको? यस। किसी को डाउट? सार्थक नहीं आज क्लास में? यही हूँ मैम। चलो अब जरा एक बार एनसीईआरटी पे आ जाओ। एनसीईआरटी में एक एक पॉइंट हाईलाइट कर लेंगे हम लोग, जो जो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वो वाला पार्ट। फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकंड वाले में भी बोलते कि भाई हम केमिकल कंपोजिशन को कैसे एनालाइज करेंगे, वो एनालाइज करने वाला पूरा मेथड मैंने आप लोगों को समझा ही दिया है। कि इन्होंने एक लिविंग टिश्यू लिया जिसमें उन्होंने वेजिटेबल या फिर लीवर का एक पीस लिया, उसको ग्राइंड किया, मतलब वो मोर्टर में पीसा, इसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में मोर्टर या फिर पेस्टल की हेल्प से पीस लिया और एक थिक स्लरी बना लिया। फिर थिक स्लरी बनाने के बाद उसको फिल्टर किया। फिल्टर किसके, वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज क्लॉथ या फिर कॉटन की हेल्प से हमने इसको दो फ्रैक्शंस में बना दिया। एक वो जिसको हमने बोला फिल्ट्रेट जो ऊपर रह गया, सॉरी जो नीचे निकल गया वो एसिड सॉल्युबल था, और दूसरा रिटेंटेट जो कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन था। पहला क्वेश्चन जो आपको मिलेगा यहाँ से मिलेगा कि जो फिल्ट्रेट था वो एसिड सॉल्युबल था या फिर एसिड इनसॉल्युबल था। फिल्ट्रेट होके नीचे आ गया, इसलिए मतलब वो एसिड सॉल्युबल होगा, और जो ऊपर रह गया है वो एसिड इनसॉल्युबल। ठीक है, वो रिटेंटेट की फॉर्म है। फिर साइंटिस्ट ने have found thousands of organic compound in the acid soluble whole। मतलब जो फिल्ट्रेट था ना उसके अंदर देखा भाई thousands of bio micromolecules उनको देखने के लिए मिले इसके अंदर।
लिविंग सैंपल के अंदर कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है पर्टिकुलरली, कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, ये सारा का सारा आप लोग नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ये बहुत पूरा का पूरा जो आता है बायोकेमिस्ट्री में आता है। जब आप एमबीबीएस करोगे ना आगे जाके, तो बायो उसमें एमबीबीएस के फर्स्ट सेम में ही आपको ये बायोकेमिस्ट्री चैप्टर मिलेगा, और उसमें आप सारे के सारे जितने भी एनिमल टिश्यू के अंदर आप प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कैसे, सारी चीजें आप लोग पढ़ोगे बहुत डिटेल। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिक, ये जो जितनी भी इस चैप्टर के अंदर टेबल्स दी हुई है बच्चों, वो टेबल्स तो गारंटेड इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल्स। जैसे कि इस टेबल में हम लोगों को लिविंग और नॉन लिविंग मैटर्स के बीच में की कंपैरिजन बताई हुई है कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हमारे अर्थ क्रस्ट में कितना है और ह्यूमन बॉडी में कितना है। इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं ना सबके सब इवनिंग वाली क्लासेस में, एक बार 100 से बताना कौन कौन पढ़ रहा है। 30 स्टूडेंट से जो पढ़ रहा है, तो आपको समझ में आया होगा अर्थ क्रस्ट वहां पे कैसे बना था, मोल्टन कोर एंड अर्थ क्रस्ट, है ना। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर वही बोल रहे हैं कि भाई कौन सा एलिमेंट कितने अमाउंट में है और हमारी बॉडी में कितना है। कार्बन अर्थ क्रस्ट में 0.03% है, लेकिन हमारी बॉडी में 18.5% है। ऑक्सीजन 46.6 और हमारी बॉडी में 65.0। तो ये आप लोग ना एक दो बार स्टिकी नोट सब बनाना स्टार्ट कर रखा है सब लोगों ने। लास्ट चैप्टर के भी मैंने स्टिकी नोट बनाया था। इस चैप्टर के जो स्टिकी नोट्स होंगे उस पे आप लोगों का टेबल का डेटा होना चाहिए, उस पे आपका टेबल का डेटा। और ये सारा का सारा डेटा नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ आप ना इसको सोडियम तक लिख लेना डेटा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सल्फर तक लिख लेना। ठीक है, कर लोगे सबके सब। Yes. Yes, ma'am. फिर इसके बाद इन्होंने ये वाले पूरे पैराग्राफ में वही टेक्निक बताई है जो मैंने आप लोगों को अभी टेक्निक्स बताए, लीवर वाला, वेट वाला, फिर ड्राई ऐश बना लिया, उसको फुली बर्न कर दिया, फिर जो ऐश मिला उसको उसको बर्न करने के बाद उसके अंदर से CO2 वाटर वेपर सब रिमूव आउट हो गया, ऐश बचा। ऐश के अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स थे जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम। फिर इन्होंने इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स यहाँ पे लिख के दे दिए कि उस ऐश के अंदर कौन कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट। अब हम लोग केमिस्ट्री इतनी तो आती है हमको, सोडियम को Na पॉजिटिव लिखता है, पोटेशियम को K पॉजिटिव, कैल्शियम Ca+, मैग्नीशियम। इसके ऊपर इस वाले टेबल को बनाने की कोई नीड नहीं है, सिर्फ फर्स्ट वाली टेबल बना लेना है। ठीक है, और ये जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे, सेकंड क्वेश्चन किसमें मिले थे, एसिड सॉल्युबल में, एसिड इनसॉल्युबल में, ये सब हम एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। फिर इसके बाद ये बोलते हैं कि भाई जितने भी अब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले, जैसे प्रोटीन मिला, लिपिड मिला, कार्बोहाइड्रेट्स मिले, अब इनको ही थोड़ा थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसीलिए सारे चैप्टर में हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी की सारी चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है आपका अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स क्या होता है, अमाइनो ग्रुप इनके अंदर प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर सबको पता है ना, NH2 COOH R ग्रुप, और एक क्या होता है दूसरा, ये होता है ना एक कॉमन अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये R ग्रुप होता है। ये R ग्रुप हमेशा वेरिएबल होता है। यही R ग्रुप की वजह से हमेशा हमारे इसके अंदर क्या आएगा, नए नए वेरिएशंस आएंगे, नहीं आएंगे, नई नई वेराइटीज इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस R ग्रुप। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसके अंदर एक अमाइनो ग्रुप है और एक एसिडिक ग्रुप है, एस सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन, सेम ही कार्बन पे एसिड ग्रुप और अमाइनो ग्रुप। इसको हम बोलते हैं दैट इज द अल्फा कार्बन, दे आर कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड्स। इनको हम बोलेंगे अल्फा अमाइनो एसिड्स, जिसमें अल्फा पोजीशन, आपने एक चीज पढ़ा होगा ना उसमें केमिस्ट्री में, अल्फा बीटा गामा हम ऐसे लिखते हैं, Yes, sir. अल्फा बीटा गामा। इसके ऊपर कोई ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हम उसको बीटा ग्रुप बोल देंगे, इसके ऊपर कुछ प्रेजेंट होता है तो उसको गामा, ऐसे पढ़ता है ना। तो और ये हमारे पास जो अमाइनो एसिड होता है किसका सब्स्टिट्यूटेड होता है, मीथेन का, CH4 का सब्स्टिट्यूटेड होता है, बिकॉज CH, ये हमने इन H को हटा के अमाइनो ग्रुप, एक H को हटा के COH, एक H को हटा के R ग्रुप लगवाया हुआ है। और जब किसी कार्बन के ऊपर 4 अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, उस कार्बन को हम कायरल कार्बन बोलते हैं, नहीं बोलते हैं,
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कायरल कार्बन होती है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 4 सब्सिक्वेंट ग्रुप जो कि 4 अलग अलग वैलेंसीज ऑक्यूपाई किए हुए हैं कार्बन की। ये कौन कौन है? हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल, अमाइनो और एक वेरिएबल ग्रुप है जिसको हमने आर ग्रुप बोल दिया। ये नेक्स्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप, आर ग्रुप का कैसा नेचर है? देयर आर मेनी अमाइनो एसिड, इसी बेसिस पे बहुत सारे अमाइनो एसिड बना सकता है। और टोटल वी हैव कितने अमाइनो एसिड्स? 20 अमाइनो एसिड। जिन 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करने के लिए 64 कोडॉन्स हमने बनाए थे 4 टू द पावर 3 करके। Yes. Ma'am. 4 की पावर 3, Investment 4 की property. पावर 2 कर रहे थे तो सिर्फ 16 अमाइनो एसिड कोड हो रहे थे, लेकिन हमारे पास तो टोटल 20 अमाइनो एसिड है, इसलिए हमको 4 की पावर 3 करना पड़ा था ना वहां पे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आर ग्रुप को लेट्स सपोज, बिकॉज हमने बोला कि भाई आर ग्रुप वेरिएबल है, ठीक है। अगर मैंने आर ग्रुप को सबसे पहले आर ग्रुप की जगह पे क्या लगा दिया? हाइड्रोजन लगवा दिया, तो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड बन के आएगा या नहीं आएगा मेरे पास? Yes, ma'am. वो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है मेरे पास ग्लाइसीन। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसीन। अब आप खुद बताओ, क्या ये कायरल कार्बन होगा? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ग्रुप्स आ गए। और जो कायरल नहीं होता, क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है? No, ma'am. No, ma'am. कायरल कार्बन ही ऑप्टिकली एक्टिव बनाता है, प्लेन पोलराइज लाइट में रहता है, वो रोटेट करा देता है प्लेन पोलराइज लाइट को। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा? ग्लाइसीन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इसके अलावा जितने भी अमाइनो एसिड है वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, तो फिर ये बोलते हैं कि भाई अगर ये आर ग्रुप हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है, तो ग्लाइसीन बन जाएगा। और अगर ये आर ग्रुप हमने किससे रिप्लेस कर दिया? मिथाइल ग्रुप से, CH3, जैसे CH4 को मिथेन बोलते हैं, एक हाइड्रोजन हटा दिया, मिथाइल, एल्काइल, इथाइल, ये सारे ग्रुप्स बन जाता है, तो बन जाएगा मेरे पास एलेनिन। हमने अगर इसको रिप्लेस कर दिया हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल CH2OH ना, या CH3OH, Yes, ma'am. क्या बन जाएगा? सीरीन। तो एनसीईआरटी ने 3 अमाइनो एसिड तो हमको बताए हैं, तो ये तीनों के तीनों तो याद रखने ही रखने हैं, ग्लाइसीन, एलेनिन एंड सेरीन। ग्लाइसीन के अंदर आर ग्रुप क्या है? हाइड्रोजन, एलेनिन के अंदर मिथाइल ग्रुप और सेरीन के अंदर हाइड्रोक्सी मिथाइल। डन। Yes, ma'am. इसका मतलब ये बोल रहा है कि भाई हमारा अमाइनो एसिड कैसा बनेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आर ग्रुप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, आर एसेंशियली ऑफ द अमाइनो कार्बोक्सिल एंड आर फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप कौन से हैं और कार्बोक्सिल ग्रुप कितने हैं, उसके बेसिस पे हमने अमाइनो एसिड्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड और न्यूट्रल अमाइनो एसिड। एसिडिक अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होंगे जिसके अंदर ज्यादा एसिडिक ग्रुप होंगे, Yes, ma'am. ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। और बेसिक कौन से होंगे? जिसके पास ज्यादा अमाइनो ग्रुप होंगे। और न्यूट्रल वो होंगे जिसके अंदर दोनों सेम कंपोजिशन के अंदर होंगे, वो न्यूट्रल हो जाएंगे। और जिसके अंदर एरोमेटिक चेन प्रेजेंट होगी उसको बोलेंगे टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइलएलेनिन। तो पर्टिकुलर यहाँ तक ये इनकी स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं क्या मैं आप लोगों को? एलेनिन, वेलिन, ये सब, लाइसिन। वैसे स्ट्रक्चर आता है पेपर में। साइड वाले पेज पे नहीं। स्ट्रक्चर नहीं आता है, स्ट्रक्चर ना सिर्फ देखो जितना एनसीईआरटी ने दिया हुआ है ना उतना आता है सिर्फ, जैसे कि यहाँ पे देखो दिया हुआ है। मैम एरोमेटिक का बता दीजिए। एरोमेटिक वाला बता देखो, इन्होंने हमको 3 अमाइनो एसिड ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन, ये तो हमें याद ही हो जाएंगे। HCH3 CH2OH आर ग्रुप है, ये याद रख लेंगे हम लोग। इसके अलावा तो इन्होंने और कोई नहीं दिया हुआ है। अच्छा एक बार ना वो एसिडिक देखो, अच्छा इसके शॉर्ट नोट्स बना रहे हो आप लोग या कैसे कर रहे हो इस चैप्टर के, या एनसीईआरटी के साइड पे लिख रहे हो? एनसीईआरटी के साइड में। एनसीईआरटी के साइड पे लिख रहे हो ना, तो एनसीईआरटी ने जैसे आपका एसिडिक और ये बेसिक वाला लिख के दिया हुआ है ना, इसी को साइड में टेबल बना के लिख, साइड में एक छोटा सा टेबल बना के लिख लो,
उस टेबल बना के ना फिर आप लोगों को याद रहेगी ये चीजें कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा कैसा है। ठीक है, ओके मैम। चलो देखो। सबसे पहले कौन सा बताना है हमको, सबसे पहले लिख लो आप। एसिडिक। डेफिनेशन तो सबको क्लियर है ना, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल का। स्टेटमेंट अगर कुछ भी बना के दे दे तो आप लिख ही दोगे। एसिडिक में क्या आता है, एसिडिक में आता है हमारे पास वलीन एलेनिन। एसिडिक में वेलिन वेलिन नो मैम, वैलिड वो तो मैम न्यूट्रल में है। न्यूट्रल में आता है। एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। अगर आप इसका एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो ना, इसका स्ट्रक्चर ये होता है NH2 and CH। एक अमाइनो ग्रुप है, दो एसिडिक ग्रुप है, तो नेचर तो एसिडिक होना ही था, है ना। बेसिक का, बेसिक के एग्जांपल्स में लिख लो। Renin, yes, और कोई बच गया क्या। न्यूट्रल का एग्जांपल क्या था, वैलिन। वलीन, ग्लाइसिन, एलेनिन। सेरीन भी होगा या नहीं, सेरीन। बोलो। एलेनिन होता है ना, एलेनिन भी हाँ न्यूट्रल में आ सकता है, ये वेलिन भी न्यूट्रल में आ सकता है, सेरीन नहीं आएगा। अच्छा, एक और नेक्स्ट इन्होंने कौन सा लिखा हुआ था, एरोमेटिक। एरोमेटिक तो समझते हो ना, एरोमेटाइजेशन जिसके अंदर प्रेजेंट होता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स पोलर होता है, नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर होता है हमेशा। फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन। इसके अंदर सिर्फ क्या होता है ना, एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होते हैं। जैसे फिनाइल एलेनिन का अगर आप देखो, COH H NH2 CH2 और यहाँ पे एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, ये होता है फिनाइल एरोमेटिक रिंग। अकेला एक ऑप्टिकली इनएक्टिव लाइसीन, लाइसीन जो कि क्या है, न्यूट्रल है। यस। यस। चलो फिर नेक्स्ट चीज ही हमको बताते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास के अमाइनो एसिड होते हैं, ज्विटर आयन फॉर्मेशन। ये ज्विटर आयन पे भी इक्वेशन आ जाता है, देखो इस इक्वेशन को याद रखना। ज्विटर आयन में, ज्विटर आयन का मतलब क्या होता है कि भाई उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बेसिक ग्रुप है और एक एसिडिक ग्रुप है। बेसिक ग्रुप और एसिडिक ग्रुप का क्या होता है, एसिडिक ग्रुप की हमेशा प्रॉपर्टी ये होती है कि वो अपने अंदर से हाइड्रोजन आयंस को लूज कर देता है, और एसिडिक एक्सेप्ट कर सकता है उसको, हमेशा कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ये वही होता है कि भाई हमारे पास एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट है, तो एसिड वाला क्या करता है, अपना हाइड्रोजन लॉस करके इसको दे देता है, बेसिक वाले को दे दे अगर, तो ये हमारे पास देखो क्या बन गया, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बन गई, नहीं बन गई। यस मैम। इसी को ज्विटर आयन बोल देता है। तो बोलता है अब पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अमाइनो एसिड की क्या होता है कि इनके पास आयनाइजेबल नेचर होता है NH2 और COH ग्रुप का। इन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच, अलग अलग पीएच पे द सॉल्यूशन ऑफ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। ज्विटर आयन,
यहाँ तक हमारा फिनिश होता है क्या, अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड के लिंकेज से ही क्या बनता है, प्रोटीन। प्रोटीन बनता है। अच्छा, अमाइनो एसिड दो टाइप के हो सकते हैं ना, असेंशियल और नॉन असेंशियल। यस मैम। मैम असेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होंगे, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, और नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर सकती है। इसको भी याद करने की मैंने आई गेस लास्ट बैच में एक ट्रिक भी बताई थी, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। बोला था सिर्फ असेंशियल वाले याद रख लेना, नॉन एसेंशियल खुद याद हो जाएंगे। कौन कौन सा, लिख लो इसको भी, एसेंशियल वाले सारे, फिनाइल एलेनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, ये हमारे पास सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है जो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती। फिनाइल से याद रखना, फाइनली हिस्टिडीन, हिस्ट्री, आर्जिनिन, अर्जुन, ट्रिप्टोफैन, ट्राइटू, मेथियोनिन, मेथ, ल्यूसी, 3 to 9 times on वैलेंटाइन। फाइनली हिस्ट्री, इन हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री का मतलब पास्ट, वो पढ़ने वाली हिस्ट्री नहीं, कि पास्ट में अर्जुन ट्राई टू मीट, मीट मतलब मिलना, उसने मिलने की कोशिश की ल्यूसी से 3 to 9 टाइम्स ऑन वैलेंटाइन, वैलेंटाइन डे पे 3 to 9 टाइम पास्ट में उसने मिलने का ट्राई किया। फाइनली इन हिस्ट्री द पास्ट, अर्जुन ट्राई टू मीट ल्यूसी 3 to 9 टाइम्स ऑन वैलेंटाइन। याद हो जाएंगे सारे? यस मैम। ओके, तो चलो इतना हम लोगों का डन हुआ। इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है? कोई भी आपको 2 या 3 अमाइनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन बना के दे देंगे और उसमें से पूछ लेंगे कि कौन सा पेयर एसेंशियल का है, कौन सा पेयर एसेंशियल का नहीं है। ओके मैम। तो ये हमारा अमाइनो एसिड वाला पार्ट डन। अमाइनो एसिड के बाद हमारी एनसीईआरटी ने क्या दिया हुआ है आपको, लिपिड्स के बारे में दिया हुआ है, बट हम लोग पहले प्रोटीन्स का पढ़ेंगे। प्रोटीन्स पे आ जाओ। अब जो हमने अमाइनो एसिड्स बनवाए, उन्हीं अमाइनो एसिड्स के बीच में लिंकेज कराए। देखो लिंकेज कैसे कराए। ये मेरे पास एक अमाइनो एसिड है, R ग्रुप, NH2 ग्रुप, दिस इज अनदर। क्या होता है यहाँ पे, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, NH2 का एक हाइड्रोजन और इसका OH, ये दोनों के दोनों यहाँ से रिमूव आउट हो जाएंगे। तो कैसा बॉन्ड बनेगा देखना जरा, CO और इधर क्या आ जाएगा, NH, CH, COH एंड R एंड NH2। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, CONH बॉन्ड। दिस CONH बॉन्ड इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड नहीं, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। और मैंने यहाँ पे 2 अमाइनो एसिड्स को लिंक करा के बनाया, तो इसको वी कैन कॉल डाइपेप्टाइड ना। यस मैम। 3 को लिंक करा के बनाएंगे तो ट्राइपेप्टाइड, 4 को कराएंगे तो फिर ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है ना। हाँ मैम। तो प्रोटीन्स को क्या बोला है, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड चेन, लीनियर चेन होते हैं जिसमें अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड रहता है। ईच प्रोटीन, हर एक प्रोटीन के अंदर क्या है, पॉलीमर है अमाइनो एसिड का। तो वी हैव टोटल 20 अमाइनो एसिड, एलिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, ये सब इन्होंने बोल दिया। तो अगर हमारा प्रोटीन के अंदर सारे के सारे सेम ही टाइप के
अमाइनो एसिड से, मतलब एक ही अमाइनो एसिड का बहुत सारा रिपीटिशन है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, होमोपॉलीमर। और जिसके अंदर अलग अलग अमाइनो एसिड है उसको क्या बोल देंगे, हेट्रोपॉलीमर। क्या एक ही सेम अमाइनो एसिड सबके अंदर होना पॉसिबल है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर याद करो भाई। फिर तो सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, रिपीटिशन होना चाहिए, तभी सेम ही अमाइनो एसिड आ सकता है, तभी होमोपॉलीमर चेन बन सकती है। तो बोलते हैं कि प्रोटीन जो होता है हमेशा वो हेट्रोपॉलीमर होता है, नॉट अ होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर के अंदर क्या होना चाहिए, एक ही मोनोमर n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होना चाहिए। This information about the amino acid content is important as later in your nutrition lessons you will learn that certain amino acids essential for our health and वो हमें हमारी डाइट में सप्लाई होने चाहिए। डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड, हमें डाइट से मिल जाता है एसेंशियल अमाइनो एसिड बिकॉज हमारी बॉडी उनको खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाती, तो इसीलिए अमाइनो एसिड एसेंशियल नॉन एसेंशियल टाइप के हो सकते हैं। लेटर आर दोज विच आर बॉडी कैन मेक, लेटर मतलब ये बाद वाले, नॉन एसेंशियल कौन से, जो हमारी बॉडी खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकती। और जबकि हमारे जितने भी एसेंशियल होते हैं हम लोग डाइट और फूड से ले, वही सिंपल सी एक लाइन को इतना घुमा फिर आके लिखा हुआ है। प्रोटीन कैरी आउट मेनी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमें पता है सेल मेम्ब्रेन, हम अभी पढ़ के आए सेल मेम्ब्रेन, लिपिड और प्रोटीन कितना कितना कंपोजिशन होता है, कितना परसेंट होता है लिपिड, 2% प्रोटीन 50% होता है और लिपिड 40%। 40 और प्रोटीन 50%। 52 कितना हो गया, 40 और 52, 98 92 92, तभी तो वो 8%। हमेशा याद रखना जो अदर कंपाउंड होता है वो 8% होता है और एक कंपोजिशन 50 से ज्यादा होती है, तो हमको 8% बचाना है तो ऑब्वियसली एक 52 करना पड़ेगा, एक 40 करना पड़ेगा, ऐसे याद रखते हैं। अब ये वाली जो टेबल है यहाँ पे 9.5 वाली टेबल, इसको तो ना गारंटेड बना ही लो अपने स्टिकी नोट्स पे, इसमें से हमेशा क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। क्या मेरे पास एक प्रोटीन है कोलेजन, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ग्राउंड सब्सटेंस की तरह वर्क करता है, इंटरसेलुलर दो सेल्स के बीच में कनेक्शन बनाने का, कोलेजन फाइबर उसका काम करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम है, इंसुलिन हार्मोन है, एंटीबॉडी क्या काम करता है, फाइट करते हैं इन्फेक्टियस एजेंट्स के अगेंस्ट। रिसेप्टर्स जैसे कि सेंसरी रिसेप्शन, स्मेल को रिसेप्ट करता है, टेस्ट को, हॉर्मोन्स को, सब रिसेप्टर्स प्रोटीन के बने होते हैं। इस GLUT4 पे तो गारंटेड क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर तो 3 स्टार्स बना दो। GLUT4 क्या करता है, ये हमारा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन को एनेबल करता है। जो ग्लूकोज सेल के अंदर ट्रांसफर हो पाता है वो इसी GLUT4 की वजह से होता है। ये भी एक रिसेप्टर की तरह वर्क करता है, या फिर ऐसे समझ लो एक प्रोटीन चैनल की तरह वर्क करता है। चैनल्स होता है ना, चैनल जनरली क्या करता है, जो प्रोटीन्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेल के अंदर ट्रांसफर कराने का काम करता है। तो GLUT4 ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है, याद रहेगा GLUT4। यस मैम। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा कौन सा, GLUT4 GLUT3 या कुछ और भी दे देंगे आपको, तो सिंपली याद रखना है ये आपका GLUT4 है, कैरियर प्रोटीन की तरह वर्क करता है। कुछ इन्फेक्टियस की तरह, कुछ हार्मोन्स, कुछ एंजाइम, वो सारे के सारे टेबल आप लोग स्टिकी नोट्स पे बनाई लोगे प्रॉपर। फिर बोलते हैं कोलेजन, कोलेजन ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पढ़ा है ना रुबिस्को एंजाइम, अभी पढ़ाया था ना आप लोगों को फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट चैप्टर, उसका क्लासेस कितने स्टूडेंट्स ने लगाया हुआ बताना मेरे को, हैंड रेज करके। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वाला मैम ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होता है ना, अबंडेंट प्रोटीन, अब एंजाइम प्रोटीन से लेके रुबिस्को की बाई फंक्शनल होता है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीलेज दोनों टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है। किसको बाइंड कराने में हेल्प करता है, RUBP को। कौन सी साइकिल दिखाता है, C3 या C4? हम C3 साइकिल। साइकिल। C4 साइकिल में कौन सा एंजाइम होता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। पहला स्टेबल प्रोडक्ट C3 साइकिल का पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। मैम वो C3 साइकिल का रूबिलो फॉस्फोफाइव। रुबिस्को फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कोई फायदा नहीं है तुम लोगों का पढ़ने का। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। हाँ PGA 3 कार्बन कंपाउंड,
भाई फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट पूछा, जब चैप्टर पढ़ाया था इसीलिए पूछा, मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ा। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, और कौन जो हमारा CO2 से बाइंड करता है, CO2 एक्सेप्टर। कौन है CO2 एक्सेप्टर C3 साइकिल का? प्राइमरी रुबिस्को। CO2 एक्सेप्टर। रुबिस्को। भाई रुबिस्को एंजाइम है, बाइंड करने में हेल्प करता है वो, एक्सेप्ट नहीं करता। PP से ही तो बाइंड करता है CO2, इस बाइंडिंग में हेल्प करता है रुबिस्को एंजाइम। हद करते हो बच्चे। C4 साइकिल में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर पेप है, पेप से CO2 बाइंड करता है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। इतना जल्दी भूल जाओगे तो नीट एग्जाम तक तो सब गायब कर दोगे आप लोग। रिवीजन नहीं कर रहे हो प्रॉपरली। अब तो आप लोगों के ऊपर भी ज्यादा चैप्टर्स नहीं छोड़े हुए मैंने, पहले तो मैं आप लोगों को टारगेट में चैप्टर्स भी देती थी, अब तो जो करा रही हूँ क्लास में ही करा रही हूँ सब कुछ। बस जितना क्लास में कराई जा रही हूँ, जितना करा चुकी हूँ उसको रिवाइज करते रहो, फालतू का कोई चैप्टर खुद से मत पढ़ो। अब आप लोग खुद से मेहनत करनी छोड़ दो, सिर्फ रिवीजन पे मेहनत करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्लास में आओ, पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बाद में बैठ के, और जितने पढ़ चुके पहले चैप्टर उनको रिवाइज करते रहो। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, जितना पढ़ा रही हूँ उसको बोलना नहीं है, नया कुछ मत पढ़ो, बस भूलो मत कुछ भी, ठीक है? चलो तो याद रहेगा, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड रुबिस्को। रुबिस्को। कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल वर्ल्ड में, और रुबिस्को होल बायोस्फीयर। डिफरेंस है दोनों में, कोलेजन एनिमल वर्ल्ड में। इसको भी जहां पे अपने सारे चैप्टर के स्टिकी नोट्स वगैरह कुछ भी लिख रहे होगे ना, वहां पे लिख लो, या फिर इसके साइड में नीट करके लिख लो एनसीईआरटी में, फिर जब भी इसकी एनसीईआरटी खोलोगे तो ये लाइन याद रखोगे। प्रोटीन की स्ट्रक्चर वाला पार्ट कट कर दिया है क्या? नहीं एनसीईआरटी ने, नहीं ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे आ रहा। अब प्रोटीन की कितनी स्ट्रक्चर होती है? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर होती है। अच्छा सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रोटीन लिख लो एक बार। इन एक होमोपॉलीमर है या फिर हेट्रोपॉलीमर? हेट्रोपॉलीमर। प्रोटीन दो टाइप्स हो सकता है, फाइबर्स की फॉर्म में भी हो सकता है फाइब्रस प्रोटीन, या फिर ग्लोब्यूलस की फॉर्म में भी हो सकता है ग्लोब्यूलर। जो हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन होते हैं सब वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, और जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल होता है। वाटर इनसॉल्युबल के एग्जाम्पल या फिर फाइब्रस, जैसे कि हमारा हेयर्स में होता है केराटिन, नेल्स में होता है, मसल्स में होता है मायोसिन, ग्लोबुलर में इंसुलिन, एल्ब्यूमिन। ये आपका इंसुलिन पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी में? पढ़ा है। कितनी अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है इंसुलिन? कितनी चेन्स होती हैं इसके अंदर? इमेच्योर वाले में बी या फिर ए या सी? ए और बी सी एंड बी होती है। ए और बी। और प्रो इंसुलिन में जो इमेच्योर वाला होता है उसमें ए बी और सी तीनों होती है मैम तीनों होती है। ना? और मैच्योर के अंदर कितने अमाइनो एसिड होता है? याद नहीं है, नहीं तो एकदम आंसर आता है 51। मैम टोटल होता है ना 51, तो ए बी सी दोनों। टोटल एक इंसुलिन के प्रोटीन में, एक इंसुलिन हार्मोन में 50। इसीलिए तो बोलती हूँ ना, डेटा बहुत जरूरी है। देखो फंक्शन यो याद रहा सबको, चेन कौन सी है क्या नहीं है, भूले क्या? कितने अमाइनो एसिड भूले ना डेटा। मैम इमेच्योर में कितने हाँ, होंगे मैम। अमाइनो एसिड फिर? मैच्योर में शायद 83 के अराउंड थे। जिसने अभी तक स्टार्ट नहीं किया ना स्टिकी नोट बनाना, स्टार्ट कर दो, अभी वो समझ में आएगा धीरे धीरे।
आप लोगों को पढ़ते पढ़ते खुद मैं आप लोगों को रियलाइज कराऊंगी कि कितना डेटा भूलते जा रहे हो आप लोग। हद से ज्यादा डेटा। जैसे न्यूक्लियस कौन से ईयर में डिस्कवर हुआ था? देखो नहीं आया ना आंसर विद इन अ सेकेंड। मैम 1831। 1831, राइबोसोम कौन से ईयर में डिस्कवर हुआ था? 1953। 1953, और मेंडल ने 7 साल में कौन कौन से 7 साल में वर्क किया था? 1950 1856, तीन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया था? 3 साइंटिस्ट थे मैम, एवरी मैक्लियोड मैकार्टी। ऑवेरी मैक्लियोड मैकार्टी। और ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को किसने किया था? इन्होंने कराया था ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को। और फिर वो रीडिस्कवर वाला भी इन्होंने किया था। ह्यूगो डिवरीज कहाँ गए? ह्यूगो इधर ना। वही बनाना शुरू कर दो स्टिकी नोट्स। आप लोग पढ़ा नहीं पढ़ना सब इक्वल करते जा रहे हो। ऐसा जैसे आधे से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज पूरा दिन बैठ के ना कुछ नहीं नया करोगे। फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो या बायो हो, जितना पढ़ाते जा रहे हैं ना टीचर्स उसको पढ़ते जाना। और जैसे मैंने आप लोगों को कल उसमें ग्रुप में भी ये चीज बताया था कि आप लोगों के लिए ना स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत हाई एक्सपीरियंस टीचर्स को हायर किया गया है, जिनका हमेशा जो रिजल्ट रेट रहा है ना वो 95 to 100% रहा है। तो सबके सब आज सुबह भी क्लास थी आप लोगों की, उनकी थोड़ा क्लासेस का ऐसे है कि थोड़ा बायो की क्लास हमें शिफ्ट करनी पड़ेगी, उसकी वजह से सुबह आपकी 8 बजे क्लास हुआ करेगी केमिस्ट्री। और एक भी स्टूडेंट क्लास मिस नहीं करेगा, बिकॉज आप लोगों की बायो की गारंटी लेने के लिए मैं तैयार हूँ कि बायो में आप लोगों को 100% कराऊंगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री का उन टीचर्स ने बोला है कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री हमारे को छोड़ दो। मतलब वो अवंती के टीचर्स नहीं है, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से हम लोगों ने टीचर्स को पार्ट टाइम बेसिस पे सिर्फ आप लोगों के लेक्चर्स लेने के लिए बुलाया है। आप लोगों के और आप लोगों के साथ जो जेई वाले बच्चे हैं वो भी पढ़ेंगे, बिकॉज जेई का ऑलमोस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री सेम सेम रहता है ना, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आप लोगों का बहुत अच्छा हो जाएगा। वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग खुद से करते रहा करेंगे। डाउट सॉल्विंग के लिए भी आप लोगों को टीचर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो खुशी मैम आपको पढ़ाना शुरू किया था फिजिक्स और खुशबू मैम ने, वो आपके एज ए डाउट सॉल्विंग टीचर्स रहेंगे, वो आपके डाउट्स किया करेंगे। एंड इसके साथ साथ आप लोगों के लिए ना ऑफलाइन टेस्ट की परमिशन भी ले लिया है मैंने, बट उसके लिए कंडीशन उन्होंने ये रखा है कि भाई बच्चे थोड़े से सीरियसनेस होने चाहिए, बच्चे सीरियस होने चाहिए। आज से स्टार्ट हो जाएंगे आस्था। आज भी थी क्लास केमिस्ट्री का, बट अभी आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया गया था, तो कल से स्टार्ट हो जाएंगी प्रॉपरली क्लासेस आप लोगों की। एंड आज आप लोगों का इवनिंग में फिजिक्स क्लास होगा फर्स्ट, आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगी। मैम सुबह 8 बजे केमिस्ट्री क्लास। हाँ सुबह 8 बजे केमिस्ट्री क्लास नहीं ले सकते क्या? मैम मैम कल क्योंकि से मैं होगी। भी क्लासेस जाती हूँ सुबह, ऑफलाइन क्लासेस जाते हो? स्विमिंग क्लासेस। इशिका स्विमिंग बहुत जरूरी है। नहीं मैम। छोड़ दो बेटा उसको, सच्ची बता रही हूँ, छोड़ दो। ट्यूशन जा मैम रहे तो होते आज ना? अभी 11। हाँ आज अभी मैम 11 आज बजे। आई डोंट होगी थिंक आज, पीवीसी क्लास। नहीं आज 11 बजे तो फिजिक्स क्लास नहीं होना, इवनिंग में आप लोगों का फिजिक्स क्लास में रखवाऊंगी उन्हीं टीचर्स के साथ। ओके मैम। ठीक है, नहीं खुशबू सुप्रिया खुशबू मैम नहीं पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए भी आप लोगों के लिए वही टीचर हमने, उन्हीं टीचर को, मतलब एक टाइप से होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना। आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम टीचर्स के साथ रहेगा। आप लोगों को टीचर्स के साथ कॉपरेट करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, हमें टाइम टेबल शायद जो फिजिक्स की रात लास्ट क्लास रहेगी वो रात में होगी, शायद 8 से या 9 से 10:30 के अराउंड। ओके मैम। मैम ऐसे है रहेगा। कौन से टीचर? टीचर्स का डिटेल मैं आपको बता दूंगी। ओके। मैम ऑफलाइन टेस्ट कब से होंगे? आपका ऑफलाइन टेस्ट बेटा उन्होंने बोला है कि अगर आप लोग मतलब बच्चे सीरियस रहे
क्योंकि स्टार्टिंग में ना जब हम लोगों ने ड्रॉप बैच स्टार्ट किया तो एक्सपेक्ट किया था कि एटलीस्ट 100 बच्चे तो क्लास में आएंगे ही आएंगे, और स्टार्टिंग में तो आ भी रहे थे 110, 100, 120 तक बच्चे आ रहे थे। तो वी थॉट कि अच्छा चल जाएगा ड्रॉप बैच, लेकिन अभी बच्चे टिप होते चले जा रहे हैं। तो इस वजह से अब हमें जैसे ही पता चल जाएगा ना कि हाँ ये स्टूडेंट्स है जो बिल्कुल रेगुलर है, उनका हम ऑफलाइन टेस्ट कराना शुरू कर देंगे। और फर्स्ट ऑफलाइन टेस्ट हो सकता है इसी मंथ के एंड में हो जाए आप लोगों का। एवरी मंथ आप लोगों को ऑफलाइन टेस्ट को कंडक्ट कराएंगे। सिर्फ उन लोगों को सीरियसनेस बच्चों की चाहिए कि बच्चे सीरियस हो। आज 11 बजे वाली क्लास में, आई गेस 11 बजे वाली क्लास होगी भी नहीं बेटा। बेटा ये प्लीज शिफ्टिंग वाला मत बोलना, शिफ्टिंग नहीं पॉसिबल है किसी भी टाइम की। जो भी टाइम है ना उस टाइम पे ही आपको क्लास लेना। वो बात सिर्फ आप लोगों का शिफ्टिंग होगा नहीं, वैसे तो रिकॉर्डेड देख सकते हो आप लोग, लेकिन उसमें भी ये ना कि भाई रिकॉर्डेड में वो फील नहीं आता जो रियल लाइव क्लास में रहता है। आप उन्हीं टीचर से अपने डाउट पूछ सकते हो, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बताया वो बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स है। मैम जो ऑफलाइन टेस्ट रहेगा वो जो गलती सिलेबस चलेगा उस अकॉर्डिंग ही पूरा सिलेबस आएगा। क्या हिमा दोबारा बोलो। ऑफलाइन टेस्ट रहेगा उसमें जैसे अवंती में भी फिलहाल जो चैप्टर चल रहा है उसका टेस्ट होगा, फिर पूरा सिलेबस आएगा। नहीं नहीं पूरा सिलेबस नहीं आएगा, छोटा छोटा सिलेबस का टेस्ट होगा जो 1 मंथ में पढ़ा दिया जाएगा, उसका मंथ के एंड में ऐसे मंथली चलेंगे। फिर हमारा जो टारगेट है ना, मतलब उन टीचर्स को भी हम लोगों ने टारगेट यही दिया कि आप लोगों का सारा सिलेबस दिसंबर एंड तक फिनिश हो जाए, ताकि उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एफएसटीज आप लोगों के रहा। मैम फिर जो इवनिंग में क्लास होगी न्यू टीचर्स के साथ, फिर वो रेगुलर जो पहले चला था उससे रेगुलर चलेगी या फिर कुछ और ओरिएंटेशन होगा वैसे? नहीं ओरिएंटेशन वगैरह नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा सा ना सिलेबस में प्लानर में चेंज हो सकता है। वो मैं आप लोगों को ना सारी चीजें ग्रुप में इन्फॉर्म करवा दूंगी, या हो सकता है एक बार ना मैं जो टीचर्स है ना उन टीचर को बोल दूंगी एक बार ज्वाइन करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। मुझे प्लानर में उनसे पूछ लूंगी अभी कॉल पे क्लास के एंड होने के बाद, तो आप लोगों को साथ ही साथ बता दूंगी कि आज ये टॉपिक प्लान होगा। ओके मैम। ठीक है, अभी तक सिर्फ उनका 1 या 2 ही क्लासेस हुआ है जेई वाले बच्चों का, तो आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनके रिकॉर्डेड्स में आप लोगों को दिला दो। लेकिन बस इतना रखना कि ये नहीं कि भाई एक दिन बच्चे आप लोग जा रहे हो क्लास में दूसरे दिन नहीं जा रहे हो, रेगुलर रहना। मैम ठीक जो है, ऑफलाइन टेस्ट होगा शॉर्ट सिलेबस का तो वो 720 मार्क्स का ही होगा। वो 720 मार्क्स। ओके मैम। हाँ बेटा बायो मैं ही करूंगी। मैम जब वो पढ़ाने लगेंगे तो आप उनका बिटली लिंक शेयर कर दोगे? हाँ 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 बिटली लिंक सब कुछ शेयर हो जाएगा। जो नहीं रेगुलर ले पाएंगे वो ग्रुप में स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड देख सकते हैं, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगी रेगुलर रहना, ताकि क्लास में इंटरेक्शन अच्छे से हो पाएगा आप लोगों को भी। बिकॉज लाइव क्लासेस का अलग ही फील रहता है, रिकॉर्डेड में तो आप लोगों को पता है रिकॉर्डेड तो फिर यूट्यूब से कहीं से भी देख लो, लाइव क्लासेस में डाउट्स भी पूछ सकते हैं। क्या जागृति? मैम हम 12th के ग्रुप में कह रहे हैं, हम मॉर्निंग की क्लासेस नहीं ले पाएंगे ना फिर। अच्छा हाँ 12th वाले बच्चे नहीं ले पाओगे। 12th वालों को तो आप लोगों का खुशी मैम और खुशबू मैम के साथ चलेगा ही, ये ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए है। क्योंकि आप लोगों का तो ना जागृति थोड़ा इश्यू आएगा ना कि आप लोगों के प्री बोर्ड्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, बीच बीच में एग्जाम्स आएंगे, तो आप लोगों का फ्लो ब्रेक हो जाएगा, और इन लोगों का तो फिर 11th 12th कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। आप लोग अपने प्री बोर्ड्स या जो मिड टर्म एग्जाम्स होंगे उस टाइम में नहीं पढ़ोगे ना। हाँ आप लोगों को रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ओके मैम। 12th वालों को भी रिकॉर्डिंग सबको प्रोवाइड हो जाएगा, बट जितने ड्रॉपर वाले बच्चे हैं वो तो लाइव क्लासेस में ही आए। बेटा अबाउट टीचर्स, वो टीचर्स ही आप लोगों को अपना कॉन्वर्सेशन अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे, उनके साथ आप बात करो, बिकॉज कोई टीचर खुद को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है एज कम्पेयर टू मैं करूंगी। एंड इवन मैं तो बोलूंगी 2-3 क्लासेस लेके देखो, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। चलो देखो, तो प्रोटीन हमने देख लिया, प्रोटीन फाइब्रस हो सकता है या फिर आपका ग्लोबुलर हो सकता है। 2 मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल कोलेजन वाला बता दिया है। कोलेजन क्या है? मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल वर्ल्ड है और रूबिस्को इन होल बायोस्फीयर है। ठीक है, यस मैम। अब आ जाए, फिर आता है कि हमारे पास प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसी हो सकती है। प्रोटीन एक हेट्रोपॉलीमर है, एक लीनियर लिंकेज है, मतलब एक चेन की फॉर्म में अटैच्ड है बहुत सारे अमाइनो एसिड विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, अब यहाँ पे साइंटिस्ट ने सबसे पहले ही बोला कि भाई जो हमारा अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस है, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन प्रोटीन विच इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड, विच इज सेकेंड एंड सो ऑन, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। मतलब अगर मेरे को
प्रोटीन को देख के पता चल रहा है कि पहला अमाइनो एसिड कौन सा है, दूसरा कौन सा है, थर्ड कौन सा है, ऐसे लाइन टू लाइन में बता पा रही हूँ, उसको बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। फर्स्ट अमाइनो एसिड से लास्ट अमाइनो एसिड तक। तो ये एक मेरे पास फर्स्ट एंड हो गया और एक ये एंड वाला पॉइंट हो गया। यहाँ पे पहला अमाइनो एसिड, यहाँ पे लास्ट वाला अमाइनो एसिड। हमेशा याद रखना, जो फर्स्ट वाला अमाइनो एसिड होगा एक साइड होगा एन टर्मिनल और एक साइड होगा सी टर्मिनल। वो क्यों होगा वो अभी जब मैंने COH लिंकेज बना के दिखाया था वहां पे समझ में आया होगा ना। एक साइड का NH2 फ्री था और एक साइड का COH फ्री था, क्योंकि इसके CO ने और इसके NH ने लिंकेज बना लिया था। तो एक साइड N और एक साइड C फ्री होगा या नहीं होगा, N और C। याद है वो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में मैंने पढ़ाया था, वहां पे भी हम लोग N टर्मिनल और C टर्मिनल लिखते हैं। तो N टर्मिनल और C टर्मिनल यही वाले टर्मिनल, ठीक है। तो ये हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है। फिर वही बोलते हैं कि फर्स्ट अमाइनो एसिड और राइट एंड बाय द लास्ट अमाइनो एसिड। द फर्स्ट अमाइनो एसिड जो होगा एन टर्मिनल और जो लास्ट अमाइनो एसिड होगा वो सी टर्मिनल का होगा। प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिट थ्रू आउट एज अ एक्सटेंडेड रिजिड रोड की तरह नहीं होता। थ्रेड जो होता है फोल्ड, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो सिंपल स्ट्रक्चर होती है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर फोल्डिंग होनी शुरू हो जाती है। अनफोल्डिंग होगी तो हमारे पास बन के आएगी कैसी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन के आएगी। Then we will have secondary structure. Secondary structure दो टाइप से हो सकती है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स के अंदर क्या होता है, अल्फा हेलिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऐसे हेलिक्स बना रहता है, चेन को ऐसे हमने रोटेट करा दिया। और बीटा प्लेटेड में ऐसे अलग अलग चेन्स को आपस में लिंक करा दिया विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड ये याद रखना है। ये जो हेलिक्स होता है इसके अंदर राइट हैंडेड हेलिक्स होता है ये, या फिर राइट हैंडेडली कॉइलिंग इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो पहली प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड में लॉन्ग चेन्स होती है, उनके बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती है। फिर हमारे पास आती है टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है कि हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर को और ज्यादा कॉइलिंग करा दिया, ये अल्फा हेलिक्स इसको और ज्यादा कॉइलिंग कराया, तो जैसे हमारे पास वुलन का एक बोल बन जाता है, नहीं बन जाता है, सर्दियों में जो वुलन से स्वेटर्स वगैरह बनाते हैं, बोल देखा होगा, बिल्कुल ऐसे ही हमको टर्शियरी स्ट्रक्चर दिखाई देता है। क्वेश्चन पूछा जाता है टर्शियरी स्ट्रक्चर किसके जैसी दिखाई जाती है, होलो वुलन बोल्स के जैसे दिखाई देती है। ये हमको 3 डायमेंशनल व्यू प्रोवाइड कराती है प्रोटीन का। और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हाईलाइट करना है यहाँ पे, जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्रोटीन। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटीन्स वर्क करते हैं वो सब किस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर। अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी वो टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज्यादा शुरू करते हैं। और टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होता है, टर्शियरी में सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड सबके अंदर होगा, फिर इसी के अंदर आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, यहीं पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड याद रखो, लिख लो जल्दी से इसको एनसीईआरटी के साइड पे। मैम डन। फिर टर्शियरी के बाद लास्ट स्ट्रक्चर आती है हमारे पास क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर जो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाया ना, इसको और फर्दर हम लोगों ने कॉइलिंग कर दिया और कॉइलिंग करके एक स्पेटियल अरेंजमेंट बना दिया, स्पेस वाला अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट बना दिया, जैसे कि हमारे पास हीमोग्लोबिन के अंदर होता है। जितना भी हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ए या फिर हीमोग्लोबिन बी, उसके अंदर आपको पता है ना 2 अल्फा चेन्स होती है और 2 बीटा चेन्स होती है, ये भी प्रोटीन से मिलके बनी होती है। किस स्ट्रक्चर में पाई जाती है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में पाई जाती है। बिल्कुल एक जैसे क्यूब होता है उसके जैसी स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें मिलती है। मैम क्वार्टरनरी में होगी ना? हाँ क्वार्टरनरी का एग्जाम्पल भी इन्होंने वही हीमोग्लोबिन वाला ही दिया होगा। 4 सब यूनिट्स जिसमें 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स प्रेजेंट है। डन? यस मैम। यस मैम। चलो ये हमारे पास प्रोटीन के बारे में हो गया है। अब आ जाते हैं प्रोटीन्स के बाद हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्बोहाइड्रेट
बायो माइक्रो है या मैक्रो है? देखो एक बार एनसीईआरटी वापस से दिखाती हूँ, हम लोगों ने कितना कितना पार्ट कवर अप कर लिया। ये हम लोगों ने पढ़ लिया प्रोटीन्स के बारे में क्या होते हैं। इससे पहले हमने एक छोटा सा लिपिड वाला पार्ट छोड़ा था। हमने पढ़ लिया था लिपिड वाले पार्ट पे बाहर आता है। लिपिड क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 डाल्टन, है ना, लेस देन मोलिक्यूल 800 डाल्टन। और ये पाए कहाँ पे जाता है लेकिन फिर भी रिटेंटेट के अंदर, रिटेंटेट में पाया जाता है। ये वाटर इनसॉल्युबल है। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड्स हैव अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू एन आर ग्रुप। आर ग्रुप जो होता है वो मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, या फिर CH2 की कितनी बड़ी भी चेन हो सकती है। कितने कार्बन से कितने नंबर तक? पहला क्वेश्चन यहाँ से 1 से 19। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करो, पाल्मिटिक एसिड। एक क्वेश्चन आएगा, सभी 23 वाले पेपर में भी आया हुआ था ना, पाल्मिटिक और एरेकिडोनिक से क्वेश्चन। पाल्मिटिक एसिड के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है? इट हैज 16 कार्बन। 16 कार्बोनिल, कार्बोनिल कार्बन समझते हो, COH वाला कार्बन, इसको भी इन्होंने ऐड किया हुआ है। और अगर इसको हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो कितने कार्बन है पाल्मिटिक में? 16। एरेकिडोनिक एसिड में कितने कार्बन है? 20 कार्बन, इंक्लूडिंग कार्बोनिल कार्बन। ध्यान रखना, कार्बोनिल कार्बन को इंक्लूड करके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है। फैटी एसिड जो होता है वो सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड तो हमें पता ही है। सैचुरेटेड कौन से होता है? जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड, है ना। और अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल दोनों हो सकता है। सबसे सिंपल लिपिड कौन सा होता है? अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल which is trihydroxypropane। ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। प्रोपेन समझते हो, 3 कार्बन वाला कंपाउंड, Yes, ma'am. हाँ मैम। ये होता है ग्लिसरॉल। अब वैलेंसी पूरी कर दो, H2H CH2OH CHOH CH2OH, दिस इज नोन एज ग्लिसरॉल। मैनी लिपिड्स हैव बोथ। देखो सबसे सिंपल, जैसे सबसे सिंपल अमाइनो एसिड कौन सा था हमारे पास? ग्लाइसिन। तस्लीम अमाइनो एसिड पूछोगे, ग्लाइसिन। और सबसे सिंपल लिपिड पूछेंगे तो वो सिर्फ Glycerol. ग्लिसरॉल होगा। और बहुत सारे ग्लिसरॉल जो होते हैं, मतलब बहुत सारे लिपिड्स के अंदर ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स दोनों होता है। फैटी एसिड जो होता है वो आर फाउंड एस्ट्रिफाइड विद ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में एस्टर बॉन्ड बना के रखता है। ये हमारे पास मोनोग्लिसराइड भी हो सकता है, डाइग्लिसराइड भी हो सकता है, और ट्राइग्लिसराइड भी हो सकते हैं। मोनोग्लिसराइड भी, ट्राइग्लिसराइड भी। क्या करता है ना, सिंपली यहाँ पे ये जो H वाला ग्रुप है ग्लिसरॉल का, इस H ग्रुप को हटा दिया, यहाँ पे फैटी एसिड ऐड कर दिया। एक फैटी एसिड ऐड करेंगे मोनोग्लिसराइड, 2 करेंगे डाई, 3 करेंगे ट्राई, ऐसे करके। और फैटी एसिड्स के एग्जांपल पाल्मिटिक एसिड और एरेकिडोनिक एसिड। These are also called fat and oils based on melting point। मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे ही हम लोग लिपिड्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फैट एंड ऑयल। फैट एंड ऑयल कौन से प्लास्टिड स्टोर करके रखता है? फैट एंड ऑयल, फैट और ऑयल कौन से प्लास्टिड स्टोर करके रखते हैं? मैम अलायो प्लास्ट। भाई क्या होगा आप मैम लोगों का? इलेरोप्लास्ट। मैम इलेरोप्लास्ट। पूजा और आस्था, पूजा बोलिए एल्यूरो और आस्था बोल रहे हैं इलाइलो, कौन सही है? मैम इलाइलो। मैम इलाइलो ही तो। तो भाई इतना सोच के, मतलब इतना सिंपल सा क्वेश्चन, अभी समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा आप लोगों को कि भाई रिवीजन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? हम लोगों ने पढ़ा सब है, आता सब है, फिर भी एग्जाम में मार्क्स नहीं आते हमारे। क्यों नहीं आते एग्जाम में मार्क्स? क्यों नहीं आते?
सेल का चैप्टर सबने पढ़ा हुआ है, बहुत ध्यान से पढ़ा हुआ है, लेकिन जब एग्जाम लिखने बैठोगे क्वेश्चन आ गया फैट एंड ऑयल स्टोर करने वाला, कंफ्यूज हो जाओगे एल्यूरो और एलाइलो में। हो जाओगे नहीं हो जाओगे? 99% बच्चे हैं इस क्लास में जिसको नहीं पता था एलाइलो है या एल्यूरो है। तो जब पढ़ते हो ना अपने मन में छोटी छोटी ट्रिक्स बना लिया करो खुद की, एलाइलो या एल्यूरो कुछ भी करके। एलाइलो में ओ आता है नहीं आता है? हाँ मैम। एलाइयो ELAIO ऑयल से याद रखना, एल ऑल ऑयल, ठीक है। और एल्यूरो किसको स्टोर करके रखता है? प्रोटीन और स्टार्च को कौन स्टोर करता है? अमाइलोप्लास्ट याद रहेगा भैया? ये लिख लो इसको कहीं पे अपने पास। भाई नेक्स्ट टाइम से ना जितना मैं पढ़ा दिया है, जो भी चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, उस किसी भी चैप्टर में से कोई भी छोटा सा भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से रैंडमली पूछ सकती हूँ, एंड उस टाइम पे मेरे को गारंटेड सबका आंसर चाहिएगा। क्या रिपीट करना है कनिका? मैम एलिलो और एलाइलो में एलाइलो ऑयल्स और फैट को स्टोर करके रखता है, और एल्यूरो प्रोटीन को, और एमाइलो स्टार्च को। ये समझ? तुम क्लास कितने बजे तक चलेगी? बेटा क्लास मैक्स टू मैक्स 10:30, या जब तक मन करेगा तब तक पढ़ लेंगे। कोई फिक्स टाइम नहीं है, बट हाँ 11 बजे से पहले फ्री कर दो, ठीक है। तो याद रहेगी अब ये चीज, जितना मैंने पढ़ा दिया है कोई भी चैप्टर यहाँ पे भी या इवनिंग वाली एक्स्ट्रा क्लासेस में भी कहीं से भी रैंडमली मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, और मेरे को विद इन सेकेंड आंसर चाहिएगा, विद इन सेकेंड। समझ गए सबके सब? नेक्स्ट टाइम से अगर ये लैक ऑफ रिविजन मेरे को देखने के लिए मिला ना, तो मैं तो सीरियसली आप लोगों की मैं गाय क्लासेस स्टार्ट कर दूं। फिर कोई फायदा नहीं हम लोगों का पढ़ने का, बिकॉज जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ चैप्टर, ये तो लास्ट ईयर में पढ़ाए थे मैंने, क्या ही फायदा है? अब तो आप लोगों को खुद से रिवाइज करना बैठना चाहिए था ना। आइडियली तो आप लोगों को रिवीजन करना चाहिए, पढ़ा तो सब मैंने ही रखा हुआ है आप लोगों को ऑलरेडी। तो इसलिए जितना पढ़ रहे हैं साथ साथ रिवाइज करते रहो, उसको भूलो मत। आगे चलो, तो ऑयल्स एंड फैट्स को हमने मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे, यहां से क्वेश्चन आएगा, हाईलाइट करो इसको। ऑयल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट? एंड और फैट किधर गया? फैट का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऑयल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, अच्छा लोअर मेल्टिंग melting point, and based on melting point also lower melting point and remain as oils in winter। इसीलिए आपने देखा ना जैसे घरों में सरसों का तेल वगैरह होता है, वो कभी भी जमता है, मतलब फ्रीज हो जाता है वो? नहीं होता है ना। एंड सम लिपिड्स हैव फॉस्फेट, ऐसे ही हमारे पास। कैन यू आइडेंटिफाई अ फैट फ्रॉम द मैम मार्केट? बोलो। मैम सरसों का तेल अगर हम मतलब कि सरसों से निकलवाते हैं तो वो तो जम जाता है जल्दी। देखा कभी जमता हुआ? मैंने तो यस नहीं मैम। देखा। यस मैम। मैंने वैसे मार्केट वाला ही देखा है, वैसे वो वाला नहीं देखा। मैम मार्केट वाले में मिलावट होती है ना, इसलिए नहीं मिलता। डिपेंड करता है प्योर वाला, कि जो प्योर होता है ना, बिल्कुल प्योर जो ऑयल होता है वो कभी भी आपका फ्रीज नहीं होगा, बिकॉज उसका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और फैट का हाई मेल्टिंग पॉइंट। एरेकिडोनिक एसिड कितने कार्बन है? 16 16। और पाल्मिटिक एसिड मैम 20 है। याद रखना है, पाल्मिटिक P4 15, कार्बन कितनी है? 15। 15 + 1 कार्बोनिल को ऐड कर देंगे इसमें तो 16 हो जाएंगे। तो पाल्मिटिक याद रखना 15। और एरेकिडोनिक एसिड अभी कौन सा एरा चल रहा है, मतलब कौन सी सदी चल रही है? 21st ना, तो इसे याद रखना, ठीक है। कौन सा एरा चल रहा है? पाल्मिटिक मतलब 15, 15 + 1 16, ठीक है। यस। यस मैम।
ये हो गया some lipids have a phosphorus and a phosphorylated organic compound in them, इसमें these are the phospholipids। वो सेल मेम्ब्रेन वाला तो याद ही है, फोस्फोलिपिड एम्फीफेटिक मॉलिक्यूल होता है। उसमें एम्फीफेटिक मॉलिक्यूल में जो हेड वाला पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफिलिक। मैम हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक होता है, वेरी गुड। और नीचे वाला हाइड्रोफोबिक वाला हमेशा बाई लेयर में प्रेजेंट होता है, नहीं होता है? यस मैम। यस मैम। फ्लूइडिटी कौन कौन सा प्रोसेस एक्सप्लेन करके देती है? फ्लूइडिटी, सेल सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, डिवीजन। ये सारे प्रोसेस एक्सप्लेन। और मेरे को अगर फ्लूइडिटी इंक्रीज करनी है तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ सैचुरेटेड कार्बन एटम सेट करेंगे। एडिशन कर देंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का एडिशन कर देंगे, एडिशन कर ठीक है? यहाँ तक गया। फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इसको मत याद रखना। नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस, यहाँ तक लिपिड था। फिर आ जाता है वो डीएनए वाला पार्ट। डीएनए वाला पार्ट सबको बहुत क्लियरली आता है कितने नाइट्रोजनस बेसिस होता है। अगर हम प्यूरिन की बात करेंगे तो ट्रिक क्या थी हमारी? PUGA, ग्वानिन एडेनिन, और पाई कट साइटोसिन यूरासिल थाइमिन। कौन सा प्यूरिन है, कौन सा पिरिमिडिन है, ये आप लोग कर ही सकते हो। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। When found attached to a sugar, जब ये सिर्फ शुगर से अटैच होंगे उसको न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, और जब फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। इनको एडेनिन को एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन, ये सब न्यूक्लियोसाइड्स हैं। और जब न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे एडिनाइलिक, थाइमाइलिक, गुआनाइलिक, यूरिडाइलिक एंड साइटिडाइलिक, ये न्यूक्लियोटाइड्स बन गए हैं, ठीक है? डीएनए एंड आरएनए हमको पता है वर्क एज अ जेनेटिक मटेरियल की तरह ये वर्क करता है। अब इन्होंने यहाँ पे देखो, हम लोगों ने अमाइनो एसिड्स पढ़ लिया, शुगर अभी नहीं पढ़ा है मैंने आप लोगों को। ये आगे मेरे पास पाल्मिटिक एसिड, कितनी कार्बन है? P4 15, 14 और 1 15, और जब कार्बोनिल को भी ऐड कर लेंगे कितनी हो गई? 16। अब एक चीज हमें यहाँ से समझ आ रहा है, पाल्मिटिक एसिड कैसा लिपिड है? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड। और जो हमारे पास दूसरे वाला इन्होंने नहीं दिया हुआ फोस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर, इसको भी याद रखना है। एरेकिडोनिक वाला नहीं दिया हुआ है, एरेकिडोनिक में याद रखना वो अनसैचुरेटेड होता है। यहीं पे लिख लेना, एरेकिडोनिक, अनसैचुरेटेड। फिर फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन की इसकी स्ट्रक्चर ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है? R1 ग्रुप है। मतलब सिंपली देखो, अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में बनाऊं तो ग्लिसरॉल होता है CH2OH, CH2OH, इसी का ही डेरिवेटिव है ना ये। मैंने यहाँ पे O हटा के क्या ग्रुप लगा दिया? ये लगवा दिया। H हटा के C डबल बॉन्ड O R ग्रुप लगवा दिया। यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O R ग्रुप, दिस इज R1, दिस इज R2। बस यहाँ पे हमने क्या किया देखो, ये अलग से ग्रुप लगा दिया जिसमें बीच में फोस्फेट ग्रुप आ गया, इसीलिए फोस्फोलिपिड बन गया है। क्यों हम इसको फोस्फोलिपिड, इसके अंदर फोस्फेट, और ये टर्शियरी अमीन ग्रुप आ गया है, टर्शियरी अमीन। यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसकी टर्मिनल पोजीशन पे कौन सा ग्रुप होता है? टर्शियरी अमीन। ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर सबको याद ही है, ट्राइग्लिसराइड देखो, तीनों के तीनों हाइड्रोजन हटा के 3 ग्रुप्स लगवा दिए फैटी एसिड्स, R1, R2, R3, कुछ भी फैटी एसिड हो सकता है। ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर इन्होंने दिया हुआ है, फैट्स एंड ऑयल्स वाला। अब ये वाली स्ट्रक्चर डायरेक्टली स्ट्रक्चर देके आप लोगों से ये पूछ लेंगे कि भाई कौन सा एडेनिन है, कौन सा ग्वानिन है या क्या। ये तो आपको पता है बीच में क्या है, दिस इज योर राइबोस शुगर। राइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड बनवाएगा ना, शुगर प्लस। तो ये मेरे पास एडेनिन लगा हुआ है तो क्या बन गया? एडिनोसिन। और अगर यहाँ पे फोस्फेट भी ऐड हो गया तो न्यूक्लियोटाइड को क्या लिख रहे थे? एडिनाइलिक एसिड। तो एडिनाइलिक एसिड बन गया है। ऐसे ही यूरिडीन, क्यों यूरिडीन बोला? क्योंकि इसके अंदर शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस है, और अगर इसके अंदर मैंने यहाँ पे फोस्फेट भी लगा दिया तो क्या बन जाएगा? यूरिडीनाइलिक बन जाएगा। ये मेरे पास यूरासिल और एडेनिन की स्ट्रक्चर। प्यूरिन आपका कितने मेंबर्ड होती है? 9 मेंबर्ड रिंग होती है, और ये 6 मेंबर्ड रिंग होती है।
स्ट्रक्चर याद रखना, स्ट्रक्चर देके डायरेक्टली आप लोगों से पूछ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा पेज। कर लोगे? यस चलो, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, एक तो मैंने आप लोगों को एक टेबल बोली थी पूरी स्टिकी नोट्स आने चाहिए, 9.5 वाली टेबल थी वो, एक 9.3 वाली टेबल है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। याद करो डायरेक्टली अभी। पिगमेंट्स की फॉर्म में क्या पाया जाता है? कैरोटीनॉइड और एंथोसाइनिन। याद है एंथोसाइनिन वन एंड ओनली वाटर सॉल्युबल प्लांट पिगमेंट ना, फोटोसिंथेसिस इन हाँ, आर्गन किसके अंदर प्रेजेंट होता है? प्लांट वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। कैरोटीनॉइड एंड ज़ेंथोफिल लिपिड सॉल्युबल है, एंथोसाइनिन वाटर सॉल्युबल है। नेक्स्ट एल्कलॉइड्स, मॉर्फिन एंड कोडीन। मॉर्फिन कहाँ पे पढ़ता है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में पढ़ता है ना। हाँ मैम। टर्पिनॉइड्स, टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिन, वाले ये तो acid में डायरेक्टली मैम। याद रहेगा। टर्पिनॉइड आपको डायरेक्टली दे देंगे, एग्जांपल दे दिया मोनोटर्पिन, ये किस टाइप का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है? दिस इज अ टर्पिनॉइड। तो याद टर्पिन से तो याद आ ही जाएगा, और पिगमेंट से भी याद। एल्केलॉइड ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में ड्रग्स याद करता है, उससे याद रह जाएगा। ऑयल से भी याद आ जाएगा, लेमन ग्रास ऑयल एसेंशियल ऑयल है। जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है वो हम लोगों को लास्ट के इन 3 में आती है, जो एब्रिन और रिसिन, ये क्या है? दीज आर द टॉक्सिन्स। डायरेक्टली आपको एग्जांपल दे देंगे कुछ भी, ताकि उसमें से पूछेंगे क्या ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, आइडेंटिफाई करो इसमें से कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, कौन सा टॉक्सिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। लेक्टिन, लेक्टिन में आता है आपका कौन कहना है? वेलिन ए। कौन ए भी इसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं, कौन ए, लेक्टिन। ड्रग्स विनब्लास्टिन एंड कुर्क्यूमिन। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, रबर, गम, सेल्यूलोज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लेना और इसको स्टिकी नोट्स पे बना लो। अब ये तो हमने देख लिया प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट की टेबल। अभी प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या होता है पता है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स मैम प्राइमरी वो होते हैं जो मतलब हमारे मतलब काफी जरूरी होते हैं लाइफ के लिए, और सेकेंडरी होते हैं जो कि मतलब हमारी लाइफ के लिए इतने ज्यादा जरूरी नहीं होते। प्राइमरी मेटाबोलाइट हमने 9.1 में बताया हुआ। एक बार 9.1 टेबल हम देख लेते हैं। ये रहे, ये सारे के सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ये हमारी सबकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है या नहीं है? यस यस हाँ मैम। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो मेटाबोलाइट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल बिल्कुल नहीं थे। जितने मैंने आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट में दिखाए थे, वो टॉक्सिन्स, वो मोनोटर्पीन्स, वो ड्रग्स, क्या हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है? नो मैम। नो मैम। एसेंशियल। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट डायरेक्टली जो एसेंशियल है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं है। फिर नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे लिख के देते हैं हमको, किधर गया ये वाला, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शंस। मतलब जितने भी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है ना, उनके जो फंक्शन है ना हमारी बॉडी के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। वी डू नॉट एट द मोमेंट अंडरस्टैंड द रोल और फंक्शन ऑफ ऑल द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। लेकिन ये जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट दिए हो रहे हैं, इनको कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, कोई भी। लेकिन इनमें से कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट इकोनॉमिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट जरूरी है, जैसे रबर्स हो गया, गम्स हो गया, और ड्रग्स वगैरह का भी यूज हम लोग कर ही लेते हैं। एल्कलॉइड्स का भी यूज ह्यूमंस करते ही करते हैं, यूज में है, इंपॉर्टेंट नहीं। डन। यस मैम। तो यहाँ तक हमारा फिनिश होता है आपका बायो माइक्रोमोलिक्यूल। अब हमारे पास आएंगे मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल मतलब कार्बोहाइड्रेट। हमने उल्टा लिख दिया क्या? इनका मैक्रो का इन्होंने लिखा है 18 से 800 डाल्टन, यस मैम उल्टा हो गया। क्या बोल दिया ना हमने? बायो मैक्रो जो लार्ज अमाउंट में, माइक्रो एंड मैक्रो। मैम बायो मैक्रो तो वो हो जाएंगे ना जो बच जाता है रिटर्न डेट। रिटर्न डेट में जो बच जाता है तो उसका तो वेट वो होता है ना, मोर देन 1000। मोर देन 1000 डेल्टनों का। ने फिर यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा हुआ है?
मैम मिसप्रिंट भी तो हो सकता है। कंफ्यूज हो गई लगता है। मैम इसमें लिखा है जो एसिड सॉल्युबल पूल में आएंगे उसका वेट होगा 18 to 800 डाल्टन। जो एसिड सॉल्युबल पूल में आएंगे, ठीक है। और एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर कौन से थे? माइक्रोमोलिक्यूल। माइक्रो वाले थे, उनका वेट इतना होगा। और जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आएंगे, ये पहली चीज को रिकैप करके दे रहा है। अब बच्चे हाँ पता है क्या मैम। करते हैं? सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं? एनसीईआरटी देखेंगे, बायोमैक्रोमोलिक्यूल क्या लिखेंगे? 18 से 800 मॉलिक्यूलर वेट। लाइन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्टली डेटा देखा और लिख लिया और वही गलती कराए। कर सकता है ना गलती? मैम हाँ मैम, हमसे भी हुई अभी। वही गलती, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि 18 से 800 क्यों लिखा गया। हमने गलती की, हमने गलती नहीं की, क्योंकि रिकैप करवा रहे हैं कि भाई माइक्रो पढ़ोगे तो पहले तो ये याद रखो ना कि माइक्रो के अंदर क्या होता था। एसिड इनसॉल्युबल पूल में जो आते थे 18 से 800 डाल्टन आता था। मैम मैक्रोमोलिक्यूल 10,000 से होते हैं। हाँ 10,000 से। मैं आपने 1,000 कर रहा था। 10,000 ही करना है, 10,000 ही होता है। ओके। फिर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हैज ओनली 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिर्फ 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड और लिपिड। लिपिड हम लोगों ने पढ़ लिया, प्रोटीन हम लोगों ने पढ़ लिया, न्यूक्लिक एसिड हम लोगों को आता ही है डीएनए और आरएनए पूरी तरीके से हाँ मैम। आता है। हम लोगों को पॉलीसेकेराइड पढ़ना है और न्यूक्लिक एसिड थोड़ा सा रिवाइज करना है। अब इसके अंदर एक्सेप्शन लिपिड वाला एक्सेप्शन मैंने आप लोगों को समझा दिया कि भाई क्यों था एक्सेप्शन, वो भी समझा दिया था। फिर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर ये पाए जाते हैं, वही रेंज इनका 10,000 डाल्टन वाला मॉलिक्यूलर वेट हो गया। एंड बाकी का आगे की चीजें तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। व्हेन वी ग्राइंड, वही पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, इसको मत इतना ज्यादा ध्यान रखना, फ्री साइटोप्लाज्मिक को ये याद रखना है। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस कंपोनेंट का परसेंटेज हमारे सेल्यूलर मास के अंदर, हमारे सेल के अंदर वाटर 70 से 90%। इसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा आप लोगों को जब आप TYQ यूज करोगे। कहीं कहीं पे मोर देन 65 लिख देंगे, कहीं कहीं पे 85 लिख देंगे आपको। तो जब ऐसे क्वेश्चन में डिफिकल्टी आएगी ना, तो डायरेक्टली आप लोग इस वाले क्वेश्चन के लिए देखो एनसीईआरटी ने रेंज दी हुई है 70 to 90। दो क्वेश्चन में डिफिकल्टी आएगी, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूंगी किस किस क्वेश्चन आएगी। प्रोटीन 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7, आयंस 1। इसको भी स्टिकी नोट्स में बना के लिख लेना सबके सब। लिख लोगे? यस चलो मैम। ये हो जाएगा हमारे पास। प्रोटीन हम लोगों ने पढ़ लिया है, पॉलीसेकेराइड रह गया है हमारा सिर्फ। न्यूक्लिक एसिड कर लेते पहले कवर। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होता है? सबसे पहला मैक्रोमोलिक्यूल है। न्यूक्लिक एसिड्स में मेरे पास आता है डीएनए और आरएनए। डीएनए को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड चेन। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड बोलते थे प्रोटीन के केस में, पॉलीपेप्टाइड। न्यूक्लियोटाइड का मतलब डीएनए है, शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप है। अब वापस से आप लोगों का यूज डीएनए शुगर से, सॉरी यार डीएनए नहीं, नाइट्रोजनस बेस शुगर से लिंक होता है कौन से बॉन्ड के थ्रू? एन पेप्टाइड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बाकी लोग यस मैम, ग्लाइकोसिडिक। ग्लाइकोसिडिक। अब ये क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड बन गया ना? यस हाँ मैम। अब ये न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट से अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ विच बॉन्ड? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर। फॉस्फोडाइएस्टर या सिर्फ फॉस्फोएस्टर?
फॉस्फोएस्टर फॉस्फोएस्टर। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होंगे विद द हेल्प ऑफ पूरा नाम था ना 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर। हाँ मैम। तीनों के तीनों नाम, ये तीनों के तीनों लिंकेज स्टिकी नोट्स में ऐड कर लोगे आज जी। हाँ मैम। चलो बस यही चीजें इन्होंने बताई हुई है। और डीएनए का एक हेलिक्स का साइज 3.4 3.04 0.4 नहीं, सिर्फ 3.4 नैनोमीटर। एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर 10 बेस। दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस 0.34 0.34 nanometer. 0.34 and 1 nanometer is equals to how many meter? की पावर 9 10 to the मीटर power 1 angstrom is equals to 10 to the power minus 10 meter. -10 meter. न्यूक्लिक एसिड फिनिश है हमारा। यही सारी चीजें आती है। फिर हम लोगों ने प्रोटीन का स्ट्रक्चर कर लिया है। -6 का उन्होंने लिंकेज दिखाया हुआ आपको। लिंकेज कार्ड नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन अ पॉलीमर। कैसे मोनोमर से पॉलीमर बनता है? अगर मेरे को अमाइनो एसिड का पॉलीमर बनाना है पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू कराएंगे। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? COH और NH2 के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है या फिर डिहाइड्रेशन रिएक्शन से बनता है जिसमें CONH बॉन्ड आता है। तो ये तो अमाइनो एसिड का लिंकेज। और अगर मेरे को पॉलीसेकेराइड का, तो पॉलीसेकेराइड्स के जब पढ़ाऊंगी तब समझ में आएगा। वहां पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू बनता है बीच में डिहाइड्रेशन होने के बाद। न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी मैंने आप लोगों को बता दिया, न्यूक्लिक एसिड में भी ये फोस्फोएस्टर बॉन्ड्स हो गए और फोस्फोडाइएस्टर इसी को 3,5 डाइएस्टर भी लिख सकते, 3,5 फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है, ये वाला पूरा बॉन्ड मैंने आपको बता दिया। देन न्यूक्लिक एसिड की डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया हुआ था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया हुआ था। एंटी पैरेलली रन करते हैं। बैकबोन क्या होता है? शुगर फॉस्फेट से मिलकर बना होता है बैकबोन। शुगर फॉस्फेट मोइटी क्या होता है? एंटी पैरेलल पोलैरिटी होते हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलली रन करते हैं। एडेनिन और थायमिन के बीच में Double bond. डबल बॉन्ड नहीं, दो डबल हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो ये डबल ट्रिपल होता है ये कोवलेंट बॉन्ड होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड और गुआनिन और साइटोसिन में Three hydrogen bond. ये शुगर ऐसे होता है। यहाँ पे शुगर शुगर ये शुगर दिस इज शुगर ऐसे फॉस्फेट नाइट्रोजन स्पेस ये नाइट्रोजन स्पेस ऐसे प्रेजेंट होता है। शुगर फॉस्फेट ऐसे लिंकेज बना ये बन रहा है ना, ये शुगर फॉस्फेट शुगर और यहाँ पे थायमिन ये लिंकेज बन गया। ठीक है, और चारगाफ रूल याद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या होता था चारगाफ रूल? हम ratio of purine is equal to ratio of pyrimidine. प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के इक्वल रहेगा, सिर्फ वो याद रखना है। ये 34 एंगस्ट्रॉम 3.4 एंगस्ट्रॉम। ह्यूमन डीएनए कौन सा होता है? बी डीएनए। 5 टाइप के डीएनए बताए थे, A B C D और Z डीएनए से ह्यूमन डीएनए बी डीएनए होता है जो कि राइट हैंडेड हेलिक्स का होता है। एक लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स का होता है, कौन सा होता है? ZDNA Z डीएनए होता है। चेन होती है इसमें। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म बच जाता है हमारा लिविंग स्टेट वाला एंजाइम्स वाला पार्ट। हाँ, कल ही आराम से चैप्टर फिनिश हो जाएगा पूरा, बहुत आराम से। अब इसमें एक और चीज आप लोगों को मेरे को बता, एक नाइस म्यूट कर लो बेटा। मैम पॉलीसेकेराइड अभी रह गया ना? पॉलीसेकेराइड रह गया। देखो पॉलीसेकेराइड में भी कुछ नहीं है,
सिंपल सा है, उसको पूरा समरी लिखवा देते हैं आप लोगों को भी। फिर इसके बाद डायरेक्टली कल हम लोग एंजाइम्स वाला पार्ट स्टार्ट कर पाएंगे, मेटाबॉलिज्म रह जाएगा सिर्फ। और एंजाइम्स वाले पार्ट में तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। पॉलीसेकेराइड आ जाओ जल्दी से। अभी आपका लिंक नहीं आया होगा ना नेक्स्ट क्लास का? नो मैम। नहीं आया ना लिंक? हाँ नहीं आया, आई गेस आएगा भी नहीं, बिकॉज वो नहीं देंगे शायद आज क्लास। इस कल यही चीज डिस्कस हुआ था कि आज से नहीं, आज आप लोगों का डायरेक्ट, और जो आपका टाइम टेबल है ना, बिकॉज अभी फिक्स टाइम आपको नहीं पता है, इवन मुझे भी थोड़ा फिक्स टाइम नहीं पता है अभी जेई का क्लासेस कैसे चल रहा है। मैं आप लोगों को कंफर्म करके ना 12 बजे तक बता दूंगी सबको, बट उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहना, सबके सब ज्वाइन जरूर कर लेना। मैम शाम वाले क्लास जी मैम। फिश पे पॉलीसेकेराइड। हाँ बेटा बोलो, शाम वाली क्लास कितने बजे है? दोबारा बोलो क्या बोल रहे हो? शाम वाली क्लास कितने बजे है? आज शाम वाली क्लास नहीं, आज 12 की शाम वाली क्लास। हाँ बस ये रहेगा थोड़ा, जो हमारी इवनिंग वाली क्लासेस है ना वो नहीं हम ले पाएंगे फिर अब, क्योंकि उस टाइम पे आप लोगों को फिजिक्स क्लासेस हो जाएगा स्टार्ट। मैम आज नहीं है फिजिक्स की क्लास शाम को? आज है फिजिक्स की क्लास। तो मैम कितने बजे के आसपास? इवोल्यूशन की क्लास नहीं है बस आज इवनिंग में बेटा। मैम तो कितने बजे के आसपास होगी फिजिक्स की क्लास? इवनिंग में होगी, मैं आप लोगों को 12 बजे तक बता दूंगी। ओके मैम। ठीक है चलो, पॉलीसेकेराइड कर ले। यस मैम। शालिनी अभी रुक जाओ बस 15 मैम मिनट। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स। अब पॉलीसेकेराइड्स से पहले टॉपिक लिखो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि हम लोग छोटी क्लासेस में भी थोड़ा पढ़ते ही हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में अगर हम बात करें, इसको हमने जनरली 3 क्लासेस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस नेचर, कि कैसे हम इसका हाइड्रोलाइसिस करा सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टेस्ट एंड सॉल्युबिलिटी, टेस्ट और सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। और नेक्स्ट वन इज रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पे। हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे हमारे पास 3 कैटेगरीज आती हैं। एक मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। हाइड्रोलाइसिस मतलब अगर मैं किसी भी कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइसिस कर रही हूँ उसका, और हाइड्रोलाइसिस उसका नहीं हो रहा है, मतलब उसको मैं हाइड्रोलाइज करके उसकी मोनोमर्स में नहीं कन्वर्ट करा पा रही हूँ। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन को मैं ब्रेक करके उसके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करा सकती हूँ ना, अमाइनो एसिड उसकी मोनोमर है, लेकिन अमाइनो एसिड को ब्रेक करके फर्दर उसके और मोनोमर में नहीं करा सकती ना मैं, सबसे छोटी यूनिट है। तो ऐसे ही हमारे पास मोनोसेक्राइड जो होते हैं सबसे छोटे यूनिट होते हैं, जिसको हम हाइड्रोलाइसिस नहीं करा सकते, डू नॉट हाइड्रोलाइसिस। डाइसेक्राइड्स में, सॉरी डाई नहीं, ओलिगो लिखो। ओलिगोसेक्राइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जब मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगी तो हाइड्रोलाइसिस कराने में मेरे को 2 से 10 यूनिट्स मिलेंगी। 2 यूनिट्स मिलेंगी डाइसेक्राइड, 3 मिलेंगी ट्राइसेक्राइड, 4 मिलेंगी टेट्रासेक्राइड, ऐसे ही करके हम इसको आगे 10 तक ले जाते हैं। और अगर मेरे को 10 से ज्यादा यूनिट्स मिल रही है तो हम उसको बोल देंगे पॉलीसेकेराइड, मतलब बहुत सारी यूनिट्स मिल रही है, देन वी विल कॉल इट पॉलीसेकेराइड। टेस्ट और सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारे पास होगी शुगर, और हो जाएंगे नॉन शुगर्स। शुगर वाले जितने भी होंगे वो सारे के सारे स्वीट इन टेस्ट होंगे, और सॉल्युबल होंगे वाटर के अंदर, वाटर सॉल्युबल होंगे। एग्जाम्पल लिख लो, जितने भी मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड है सारे, सबका जो टेस्ट होता है वो स्वीट इन टेस्ट होता है। नॉन शुगर वाले का टेस्ट स्वीटी नहीं होता और ये नॉन सॉल्युबल होता है।
सोल्यूबल नहीं होते, और नॉन सोल्यूबल और स्वीट, टेस्ट भी इनका स्वीट नहीं होता, ये सारे के सारे पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। रिड्यूसिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक वो जो कि रिड्यूसिंग नेचर दिखाते हैं, एक वो जो रिड्यूसिंग नेचर नहीं दिखाते। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग में आप लोगों ने पढ़ा है फेलिंग्स टेस्ट वगैरह। यस मैम। तो हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग टेस्ट को पास कर सकते हैं, या फिर टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट भी हम बोलते हैं। तो जितने भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ऑल मैम मैम सोलुबल का एग्जांपल मोनो और वो आएगा ना, क्या बोलते हैं, मोनोडाई, ओलिगो। ऑलिगोनीडाई। तो 1 यूनिट वाले, 2 यूनिट वाले सारे शुगर, 2 से ज्यादा यूनिट वाले सारे नॉन। सारे कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं एक्सेप्ट वन, कौन सा? सुक्रोज। और रिड्यूसिंग नेचर होने के लिए ना उसके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, और नॉन रिड्यूसिंग वही सुक्रोज। सब सारे कार्बोहाइड्रेट्स रिड्यूसिंग है सुक्रोज को छोड़ के सिर्फ, क्योंकि सुक्रोज के अंदर कोई भी फ्री कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। लिख लो इसको जल्दी से। मैम हो गया। कितना हो गया? मैम फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होना चाहिए। हाँ, रिड्यूसिंग नेचर के लिए हमेशा फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। सुक्रोज के अंदर ऐसा नहीं होता, इसलिए वो रिड्यूसिंग नेचर नहीं दिखाता। अब कुछ एग्जाम्पल लिख लो, जैसे माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च। देखो, जो स्टार्च होता है आपका, ये अल्फा ग्लूकोज से मिलके बना होता है। माल्टोज जो होता है ये आपका, इसके अंदर 2 अल्फा ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं। लैक्टोज जो होता है आपका, इसके अंदर बीटा ग्लूकोज प्लस बीटा गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है। सुक्रोज किससे मिलके बना होता है? सुक्रोज आपका अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज से बना होता है। सेलुलोज ओनली बीटा ग्लूकोज से बना होता है। ग्लाइकोजन आपका ओनली बीटा ग्लूकोज से बना होता है। ये लिखो, ये यूनिट्स है किससे किससे मिलके ये आपका बना हुआ होता है। अगर हम देखो स्टार्च की बात करेंगे, स्टार्च के अंदर 2 चीजें आ जाती है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो होता है ना, वो पूरे स्टार्च का कितना परसेंट कंपोजिशन बना के रखता है? 15 से 20% कंपोजिशन अमाइलोज होता है। अमाइलोपेक्टिन 85% होता है। अमाइलोज बिकॉज दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ अल्फा ग्लूकोज से मिलके बने हुए, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हमारे अमाइलोज के अंदर अनब्रांच्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग प्रेजेंट है। ब्रांचिंग इसके अंदर प्रेजेंट पाई जाती है अल्फा ग्लूकोज के अंदर। ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन इज नोन एज एनिमल स्टार्च। हाँ मैम। एनिमल्स के अंदर फूड ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है। ग्लाइकोजन की जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो बिल्कुल अमाइलोपेक्टिन के जैसे होती है। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? ब्रांच होगा, जैसे इसके अंदर होता है ब्रांचिंग होते हैं, एज इट इज ग्लाइकोजन के अंदर ब्रांचिंग होती है। सेलुलोज क्या होता है? प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है प्लांट्स का, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इसके अंदर बीटा ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन पाई जाती है। और अगर हम काइटिन की बात करें, काइटिन एक हेट्रोपॉलीमर है, दिस इज अ हेट्रोपॉलीमर। इसकी सब यूनिट्स क्या होती है? नाग एंड नाम। फुल फॉर्म पता है नाग और नाम की? एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन एनेसिटाइल म्यूरामिक एसिड। लिख लो इसको जल्दी से।
मैम इनके लिंकेज पे भी क्वेश्चन आते हैं कि किनके क्या क्या लिंकेज है। इनके लिंकेज पे भी हाँ आ जाते हैं कभी कभी, उसकी लिंकेज की भी मैं ओके मैम। टेबल बनवा दूंगी। बट नहीं मैम आपने पहले बनवाई थी ना, तो मैंने नोट्स खोल के बैठे थे उसमें, मैं पूछ रही थी। हाँ तब आ जाता है इसके ऊपर भी क्वेश्चन, लेकिन आपने देखा था 23 में भी नहीं आया हुआ था क्वेश्चन, बहुत रेयर सा आ जाता है। इसलिए मैंने हाँ सोचा था मैम। कि थोड़ा सा स्किप करा दो अब उस वाले पार्ट को, बिकॉज ज्यादा ही मेमोराइज करने वाली चीजें हैं। अब आप लोग जो पहले इतने अच्छे अच्छे चैप्टर उन्हीं को ही भूल जा रहे हो, इसलिए हम लोग 100। टॉपिक हाँ है ना जी, केमिस्ट्री। क्या क्या? केमिस्ट्री में एक चैप्टर है ना, उसी का है तो वही केमिस्ट्री है। वाला पूरा टॉपिक है, तो केमिस्ट्री वाले जो सर आपको पढ़ाएंगे ना, केमिस्ट्री वाले सर आपको पढ़ाएंगे पूरा का पूरा चैप्टर, तो वहां पे आप लोगों को सारी लिंकेज वगैरह बना बना के भी दिखा, अभी तो समझ आ ही जाए। कर लो उसको। अब आप लोगों को देखो क्या करना है, होमवर्क सुन लो सबके सब, जितना मैंने पढ़ा दिया ना इसकी एनसीईआरटी पढ़ लेनी है एक बार अच्छे से, और जितने पहले चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए उनको प्लीज बैठ के रिवाइज कर लेना, एटलीस्ट 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे सारे चैप्टर्स रिवाइज करने में, क्योंकि वापस से नहीं पढ़ना है। और अगर ऐसे करोगे ना कि चैप्टर पढ़ लिए एक एक महीने बाद पढ़ोगे, तो रिवीजन में आप खुद देखना, रिवीजन में 2 घंटे ही लगेंगे फिर एक चैप्टर को पढ़ने में। लेकिन अगर आप उसको बार बार पढ़ते रहोगे, एवरी वीक पढ़ते रहोगे, तो आपका रिवीजन जो टाइम है ना वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से देखना देखना रह जाएगा। सिर्फ पेज चेंज करते गए सारी चीजें रिवाइज होती चली जाएगी, ऐसा भी टाइम आ जाएगा आप लोगों का रिवीजन का। लेकिन वो तब आएगा जब आप लोग बहुत ज्यादा रिपीटेटिव रिवीजन करोगे। एंड सेम बायो में, सेम फिजिक्स में, सेम केमिस्ट्री में, जो गलती लास्ट टाइम किया था ना इस बार उस गलती को मत रिपीट कर, क्योंकि आप लोगों को भी पता है आप लोग रिवीजन नहीं करते हो अच्छे से, रिवीजन नहीं करते हो इसीलिए आप लोग चीजें भूलते, आता सब कुछ है, पढ़ते अच्छे से हो, बस मिस्टेक रिवीजन की कर देते हो।